हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज मैं इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, यानी कि जितने भी यूपीपीसीएस ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो जो 150 क्वेश्चन है उनको मैंने A4 शीट पे सारे उनको बुलेट पॉइंट में लिख दिया है, जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जल्दी से पूरे पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे और हमको बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और अभी आरओ का भी एग्ज़ाम आया हुआ है, बहुत कम टाइम बचा है, तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मुझे ये ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैंने इसको आज ये बनाने जा रही हूँ। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी पूरा। और इसी तरीके से मैं आरओ के भी जो प्रीवियस के पेपर हैं उनके भी बुलेट पॉइंट्स फॉर्म में उनको लिख के वो भी कराऊँगी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2022 का ये यूपीपीसीएस का पेपर है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें समितियां दी हुई हैं जो कि अरेंज करने के लिए आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। ये पंचायत राज से संबंधित समितियां थीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कैग की रिपोर्ट ऑडिट, यानी कि जो कैग अपनी रिपोर्ट बनाता है उसको ऑडिट कौन सी समिति करती है। तो वो समिति जो है लोक लेखा समिति करती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका मेन काम कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसकी ऑडिट करना रहता है। यहाँ पे सूचियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सी सूची में क्या है। तो थर्ड अनुसूची में हम देखेंगे, उसमें शपथ के बारे में दिया गया है। फोर्थ अनुसूची में राज्य और संघ में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है उसके बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में जो सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसका निर्धारण जो है वो 7वीं अनुसूची के तरह से होता है। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है 73rd अमेंडमेंट से लेके, जो कि 1992 में हुआ था। बेसिकली ये पंचायत से संबंधित था संशोधन, जो कि पंचायत का जो शीर्षक है ये हमारे संविधान के भाग 9 में है और इसे स्थानीय शासन के रूप में जाना जाता है और स्थानीय शासन के इतिहास का इसको आधार स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आए थे 1976 में, और इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। इसका आर्टिकल 51A है और पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और जो एक आर्टिकल 49 है जिसमें लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, वो मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। यहाँ पे कुछ भाग दिए हुए हैं, जैसे कि पहले भाग में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में है नागरिकता, तीसरे में है मौलिक अधिकार, चौथे पे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है। यहाँ पे विधानसभा सीटों के बारे में है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि ये इवन में ये प्रीवियस ईयर पेपर ही 2022 का सॉल्व करा दे रही हूँ, तो सेक्शन वाइज सारे बने हुए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन हमको सब्जेक्ट वाइज एक जगह पे मिल जाएंगे। इसमें विधानसभा सीटें भी पूछी गई थी। तो गोवा में जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में लोक विधानसभा की सीटें 403 हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केशवानंद भारती केस। ये 1973 में हुआ था और इसका जो मेन जो आने का इसका वजह थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो आधारभूत संरचना है संविधान की उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा। ये केशवानंद भारती इसी से संबंधित केस है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्थापित हुई थी, बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में स्थापित हुई थी, सपा समाजवादी पार्टी 1992 में स्थापित हुई थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है 69th अमेंडमेंट।
देख लीजिए आप खुद ही, पॉलिटी में कितना ज़्यादा अमेंडमेंट पूछा जाता है, अनुसूची पूछा जाता है, पार्ट्स पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब लोग बेसिक समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे 69th अमेंडमेंट है जो कि 1991 में हुआ था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था, और जो दिल्ली है उसकी विधानसभा 70 सदस्य है, और उसमें 7, उसके मंत्रिमंडल में 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में ये प्रावधान किया गया था कि जो आर्टिकल 21 है 1A है उसको जोड़ा गया, उसके आधार पर मौलिक अधिकार में प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ दिया गया, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। इससे रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड एक 45 भी आर्टिकल है, ये भी इसमें बताऊंगी मैं। और इवन मैंने पॉलिटी वाली जब करवाई है वहाँ पे मैंने तीनों आर्टिकल्स को साथ में लिखा है। 21A वो भी शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 45 वो भी शिक्षा से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा के संबंध में एक उसमें कर्तव्य दिया हुआ है, वो तीनों को एक जगह लिखा है। तो उसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि तीनों में क्या भिन्नताएं हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोकसभा की अवधियाँ हैं, तो 7वीं लोकसभा 1980 में आई थी, 9वीं लोकसभा 1989 में आई थी, 11वीं लोकसभा की अवधि 1996 से स्टार्ट हुई है, और 13वीं लोकसभा 1999 में इसकी अवधि रही है। यहाँ पे एक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है जो कि नीलम संजीवा रेड्डी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, और ये क्या थे, ये लोकसभा के स्पीकर थे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार ये था कि कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, और एक बार ये भी क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्धारित होने के समय पे उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। तो ये उनका आंसर नीलम संजीवा रेड्डी होगा। एक ये पॉइंट है कि जो पंचायत का एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो वो 1996 में आया था। ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुक्त सप्तती एक बुक है जो कि चिंतामणि ने लिखी थी। इसका फ़ारसी अनुवाद तूती नामा के नाम से है, जिसको यानी कि शुक्त सप्तती बुक का जो फ़ारसी अनुवाद तूती नामा उसको ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जब इन्होंने शक पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसके एवज में उन्होंने रजत के सिक्के जारी किए थे। रजत के सिक्कों का जो वज़न था वो 30 से लेके 33 ग्रेन तक का था। यहाँ पे कुछ पॉइंट वो शब्द दिए गए हैं, उनका मतलब बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस नाम से रखा जाता था और उसका मूल कर्तव्य काम क्या था वहाँ पे। तो जो तलार एक अधिकारी था वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली का अधिकारी था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मामले का अधिकारी था, और बलाधिप चुंगी कर का संरक्षक था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, एक रूअर्बनाइजेशन का एक शब्द दिया गया था कि इस शब्द को देने वाले विचारक कौन थे। तो ये विचारक G.S. घुरिये थे, और इन्होंने ही G.S. घुरिये ने ही इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और इन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को भी जारी किया था। यहाँ पे कुछ अभिलेखों के बारे में पूछा गया था कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। तो सर्ववर्मन का जो अभिलेख है वो असीरगढ़ ताम्रलेख है। ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर लेख है। ईशान वर्मन का हरहा पाषाण लेख है। जीवितगुप्त द्वितीय का देववर्याक लेख है। समुद्रगुप्त का गया ताम्रपत्र लेख है। ये तीनों अभिलेख इसको देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस राजा से, किस शासन से संबंधित कौन सा लेख है। यहाँ पे कुछ युद्ध के बारे में है। तो शकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। पोर्टो नोवो 1781 में है।
मुदकी का युद्ध 1845 में है। यहाँ पे स्थापत्य की रचनाओं के बारे में पूछा गया है कि जो सुल्तानगढ़ी है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल का निर्माण बलबल ने करवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय का क्रम पूछा गया था। तो गुजरात को 1299 में जीता है, रणथंबोर को 1301 में, चित्तौड़ को 1303 में और वारंगल को 1310 में जीता था। यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन था कि इनको क्रोनोलॉजी सेट करना था। तो जो बनारस में शाह शुजा की जो पराजय हुई थी वो फरवरी में हुई थी 1658 में। धर्मत का युद्ध अप्रैल में हुआ था 1658 में ही। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में और देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था। क्रोनोलॉजी में सेट करने वाला था। अब तो एक ही साल में पूछ लेते हैं अलग अलग महीनों के, और 2024 में तो ये किया था कि एक ही महीने की डिफरेंट तारीख को जो इवेंट हुए थे उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो इनको इनकी तारीख और इनके महीने अच्छे से याद करिएगा। यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बताया गया है। ये 1913 में स्थापित हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो कि बर्लिन में स्थापित हुई थी 1916 में। सेंट्रल असेंबली कांड 1929 में हुआ था। चिटगांव शास्त्रागार कांड 1930 में हुआ था। ये भी क्रोनोलॉजी में सेट करने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्तंभ है, मतलब आर्यक स्तंभ की विशेषता कौन से मंच की है। तो ये अमरावती की है। अमरावती का एक नाम धानेकटक भी है और नागार्जुनी कोंडा में भी। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन था आर्यक स्तंभ की विशेषता बताने वाले कौन से मंच हैं, तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया था वो अमरावती था, लेकिन इसको उसमें जो इसके जो डिस्क्राइब किया गया था उसमें नीचे उसमें नागार्जुनी कोंडा में भी विशेषताएं पाई जाती हैं ये बताया गया है। तो मैंने दोनों लिख दिया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर अमरावती बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति क्या करते थे। तो डी.के. कर्वे ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। बेथुन जो थे वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। B.M. मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध के ये संघर्षरत थे। इनका नेटिव मैरिज एक्ट भी था B.M. मालाबारी का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आगे मैं बताऊंगी जब आएगा। ये प्रतीक चिन्ह है। शिव का प्रतीक त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी है और सरस्वती का वीणा है। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 में और इसका गठन इस सरकार का 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अशोक का जो 12वां शिलालेख है उसमें धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताया गया है और सार तत्व में वृद्धि इसके बारे में भी बताया गया है। जो अशोक का दूसरा शिलालेख है उसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र इसके बारे में चर्चा मिलती है और इसमें पशु और मानव चिकित्सा के बारे में भी कहा गया है। ये क्वेश्चन है कि शेरशाह को प्रभावित करने वाले जो जैता कुंपा थे वो किस राज्य के निवासी थे। तो वे मारवाड़ के निवासी थे और उस समय मारवाड़ का राजा मालदेव था। और मारवाड़ के लिए शेरशाह ने एक कथन दिया था कि एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैंने पूरा साम्राज्य ऐसे खो दिया। इस तरीके से कथन था मुट्ठी बाजरा करके, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि किसके लिए, किस राज्य के लिए इन्होंने बोला था शेरशाह ने। तो ये मारवाड़ राज्य के लिए बोला था और मारवाड़ राज्य से ही संबंधित हैं जैता और कुंपा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक थी उसका नाम था गुलामगिरी और इन्होंने एक पत्र लिखा था दीनबंधु। और ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। राग वाला जो पुस्तक है वो पुंडरीक विट्ठल की है। रस कौमुदी श्रीकंठ की है। राग विबोध सोमनाथ का है और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमणि की है। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताया गया है। ये 13 अप्रैल 1919 को होता है जब सत्यपाल किचलू
कि वो मतलब उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो उसके विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला कांड में, और वहाँ पे जनरल डायर उन पे गोलियाँ चलवा देता है। तो जब ये कांड होता है 13 अप्रैल को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। शंकर नायर भी क्या करते हैं, वो वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा दे देते हैं, और इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में नाव के चित्र कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे, तो वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए थे। लोथल एक गोदी बाड़ा यानी कि पोर्ट मतलब बंदरगाह था उस समय सिंधु सभ्यता में, जो कि राजस्थान में है, और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में ये स्थल है। हिंदुस्तान सोशोलॉजिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, इसकी स्थापना होती है सितंबर 1928 में, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में होती है। इसके संस्थापक यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फरींद्रनाथ थे। यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं। तो रामानुज का जो सिद्धांत था वो था विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो रामानुज का मतलब जैसे राम जी विशिष्ट होते हैं तो वैसे ही याद रखिए, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। माधव के में सिर्फ एक बार द्वैत है, निम्बार्क में द्वैताद्वैत है, और वल्लभ शुद्ध है यानी कि शुद्धाद्वैत है। यहाँ पे कुछ पत्रों के स्थल पूछे गए हैं कि वो कहाँ से संपादित हुए थे। तो स्वदेश का संपादन गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। एक आचार्य थे कविंद्राचार्य सरस्वती, इनको शाहजहाँ ने संरक्षण दिया था, और इनकी ही पुस्तक थी कविंद्र कल्पलता। इसमें इन्होंने शाहजहाँ के बारे में वर्णन किया है, और इन्हीं ये बनारस के आचार्य थे, और इनके कहने पे ही शाहजहाँ ने कर माफ़ कर दिया था। अब यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के। तो सबसे पहले जनजातियों के बारे में है। तो खेरिया जनजाति ओडिशा में, कुकी जनजाति नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाई जाती है यानी कि त्रिपुरा, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, इन सब में। यानदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। पालियान तमिलनाडु की जनजाति है। जलप्रपात देखेंगे, दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है, पलानी हिमाचल प्रदेश में है। बोर्नियो द्वीप के बारे में पूछा गया है। तो बोर्नियो आइलैंड जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। और जो बोर्नियो आइलैंड है उस पर 3 देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। और बोर्नियो द्वीप जो है ज्वालामुखी निक्षेप से उत्पत्ति हुई है इसकी। और एक चीज़ इसमें ये जानने वाली है कि जो इंडोनेशिया इस बोर्नियो द्वीप पे है, लेकिन इंडोनेशिया और ब्रुनेई की सीमा एक दूसरे से टच नहीं होती है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। और प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। हिंद महासागर में सुंडा है। आर्कटिक में मोलाई ट्रेंच है। अटलांटिक में प्योर्टो रिको ट्रेंच है। यहाँ पे पहाड़ियाँ दी हुई हैं। तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, बिलारी पहाड़ी कर्नाटक में, चिन पहाड़ी मणिपुर में, धोशी पहाड़ी महेंद्रपुर में है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। ये सुन्नी त्रिकोण के बारे में पूछा गया है इराक के। तो इसमें बगदाद, रमादी और टिक्रित है। और इसमें साथ में समारा और फालूजा भी हैं। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें इन तीनों को ही लिया गया था, बगदाद, रमादी, टिक्रित को। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि समारा और फालूजा भी इसमें आते हैं। जो आगरा और दार्जिलिंग है इनका अक्षांश सेम है, लेकिन आप देखेंगे आगरा प्लेन एरिया में है उत्तर प्रदेश में, और जो दार्जिलिंग है वो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में है पश्चिम बंगाल में। लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र पर है यानी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे तापक्रम कम है, इसलिए वो पर्वतीय ठंडे प्रदेश में आता है। आगरा है तो सेम अक्षांश पे ही दार्जिलिंग के साथ में, लेकिन वो प्लेन एरिया में, इसलिए आगरा में खूब अच्छे से गर्मी होती है। रबर उत्पादन में केरल है, गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश, जूट उत्पादन में बंगाल, और चाय के लिए असम उत्पादन में प्रसिद्ध है। काराकुम मरुस्थल 2 देशों में है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। यहाँ पे कुछ स्थल के बारे में दिया गया है कि वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है।
तो ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार में एक क्षेत्र है पेगुयोमा, वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी पूछा गया है कि कौन सा तटीय क्षेत्र ज्वारी शक्ति उत्पादक है, तो वो खंभात की तटीय क्षेत्र यानी खंभात खाड़ी जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा ज्वारी शक्ति का उत्पादन वहीं पे होता है। इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन था एक भारत के बारे में ही, उसके कुछ बनाए गए थे उसमें कॉन्सेप्ट। तो भारत के बारे में देखेंगे तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये 7वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में, और जनसंख्या के मामले में 2nd नंबर पे। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। इसका जो भारत में जो पूरे विश्व का भूक्षेत्र है, भारत उसमें 2.4% पर है, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाती है, और ये 8 राज्यों से जाती है। आप कमेंट सेक्शन में वो 8 राज्य भी मुझे बता सकते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से पास होती है। शनि ग्रह के बारे में है कि उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। साउथ अमेरिका का देश है चिली, तो वो पोर्फिरो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पे चुक्की कमाटा एक क्षेत्र है जो कि तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम संयंत्र जो है मालको, वो मैट्टूर यानी तमिलनाडु में है। हिंडाल्को रेणुकूट में है, बाल्को कोरबा में है, और इंडाल हीराकुंड में है। साउथ अमेरिका में 2 देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो लैंडलॉक्ड हैं, बाकी सब सी लेवल से अपना टच होते हैं। केबुल लामजाओ उद्यान जो है लोकटक झील पे है, कहाँ पे, मणिपुर राज्य में। और जो केबुल लामजाओ ये जो उद्यान है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार का एक जानवर है, सांगाई हिरण एक होती है, तो वो यहीं पाई जाती है। और प्राकृतिक आर्सेनिक जल से जो प्रदूषित सबसे ज़्यादा देश है वो बांग्लादेश है। जितने भी हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल जो तप्त होता है, तो उसके लिए कौन सी विकिरण उत्तरदायी है, तो वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है। इसी की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल सबसे ज़्यादा तप्त होता है। SDG गोल्स के बारे में पूछा गया था, तो 10वां SDG गोल असमानता से संबंध में है, 13वां जलवायु परिवर्तन से है, 14 है कि पानी के नीचे के जो जीव हैं उनके बारे में, और 15 में है जो स्थल पे जो जीव हैं। और SDG का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और SDG गोल्स को टोटल 17 हैं। रियो 20 जब हुआ था उसमें इनको डिसाइड किया गया था। यहाँ पे लिम्नेटिक जोन के बारे में है, तो ये लिम्नेटिक जोन एक्चुअली उसको बोलते हैं जो पानी का खुला क्षेत्र होता है, और वहाँ पे पादप प्लग वृद्धि की एक आदर्श दशाएं पाई जाती हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पनप सकते हैं पादप प्लग। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में कि ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC पाए जाते हैं, ओजोन पाई जाती है, और पैन जो पैरा एसीटेट करके कुछ नाम है एक्चुअली, मुझे इसका फुल फॉर्म सॉरी याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये सब पूरा फोटोकेमिकल स्मॉग यानी प्रकाश रासायनिक धुंध में पाए जाते हैं। पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस पेड़ को बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी यूकेलिप्टस का पेड़ होगा इसकी जड़ें इतनी नीचे तक होती हैं कि उस पूरा ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है उसको खींच लेते हैं। तो जब ग्राउंड लेवल का सारी पानी ही खींच लेंगे तो बाकी पेड़ों को क्या मिलेगा, इसलिए ये पर्यावरण का शत्रु है। यहाँ पे कुछ दिवस बताए गए हैं, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस होता है। ये कुछ उद्यान हैं। मानस जो है वो असम में है, सुंदरबन बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। इको मार्क के बारे में है कि इको मार्क क्या होता है, तो सबसे पहले इको मार्क जो होते हैं उनका प्रमाणन BIS के द्वारा होता है। ये 1991 से शुरू होता है, और जिन पदार्थों को इको मार्क मिला हुआ होता है तो वो ये प्रदर्शित करते हैं कि वो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इको फ्रेंडली हैं। गंगा एक्शन प्लान 1985 में आता है,
और इसमें ये मतलब इसका मेन मोटो था कि ये केवल जल को प्रदूषण से रहित करता था। जब 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को लागू किया गया था। यहाँ पे हम पारिस्थितिक निशे के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली उसको बोलते हैं कि जब किसी समुदाय में किसी जो जीव की जो एक कार्यात्मक भूमिका होती है, यानी कि कोई एक समुदाय है उसमें जो जीव अपना जो फंक्शनल यूनिट कर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो जीव के लिए भौतिक रासायनिक कारकों पर वो कायम रहता है और इसमें प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान रहता है। यहाँ पे कुछ डेसिबल यूनिट बताई गई हैं कि किसकी कितनी रहती है। तो कोई शांत क्षेत्र है तो 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो इसमें ऑर्गन गैस नहीं पाई जाती है। ऑर्गन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे। जो डीडीटी होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, यानी कि हम इसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सांद्रण जो होता है डीडीटी का वो सांप में होता है। बायोमास ऊर्जा के बारे में, तो जो बायोमास ऊर्जा होती है उसमें 75% मीथेन होता है। और बायोमास ऊर्जा हम कब बनाते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तभी उसको ब्रेक डाउन होता है। इस जैसे लकड़ी से, कोयला से और गोबर से हम इसको सड़ा गला के बायोगैस बना सकते हैं। सौर ऊर्जा के घटक के बारे में कि सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो सौर ऊर्जा हम बायोमास में यूज़ कर सकते हैं, पवन ऊर्जा में, और भूतापी ऊर्जा में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक क्वेश्चन से। तो जो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से संबंधित है। LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति से। मोरारजी देसाई जो बैंकों का सामाजिक नियंत्रण हुआ था उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है माल्थस थ्योरी कि ये किससे संबंधित है। तो जो माल्थस थ्योरी था उसका मेन कॉन्सेप्ट था जनसंख्या के बारे में। तो उन्होंने उस थ्योरी में ये बताया था कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 ऐसे करके, लेकिन जो संसाधन है वो गणितीय दर में बनेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 करके। तो यही है कि संसाधन सीमित है लेकिन जनसंख्या बहुत ही असीमित है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया के बारे में। तो मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2014 में। और इसमें ये प्रावधान था कि जो भारतीय कंपनियां हैं कि उनको विनिर्माण का प्रोत्साहन हम यहीं देंगे। इससे यानी कि मेक इन इंडिया यानी कि अब भारत में ही बनाई है, तो भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें निर्धनता की 2 श्रेणियाँ हैं, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। 1997 में क्या था कि UNDP ने जो मानव निर्धनता सूचकांक था उसको अलग से प्रस्तुत किया था। पहले दोनों साथ में आते थे। एक निर्धनता को सामाजिक समस्या माना गया है। इसका एक शोध हुआ था लंदन में। ये किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बूथ के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आई थी ये परियोजनाएं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता मिशन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार 2001 में आया था। एक LBS स्कीम थी, इसका फुल फॉर्म होता है लीड बैंकिंग स्कीम, और ये कब बनाई गई थी, 1969 में। यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कम इसलिए क्योंकि इकोनॉमी का सेक्शनल पार्ट थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसमें करंट की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और करंट तो हर साल चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैंने स्टैटिक पोर्शन में जितनी भी चीज़ें हैं GS की वो मैंने करवाई हैं इनमें। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले कि इसमें कि प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, उसकी मेन फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन को मानेंगे और ईथेन को माना जाता है। यहाँ पे कुछ पूछा गया है कि जो सब्जियों या इन सब में जो रोग हो जाते हैं किसके कारण होते हैं। तो जो खट्टे नासर एक रोग होता है
ये जीवाणु के द्वारा होता है। गन्ने में जो लाल सड़न लगता है वो कवक फुई के द्वारा होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का सेहू रोग, जिसको ममनी रोग भी बोलते हैं, ये कीट के द्वारा होता है। और यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं कि दाब की यूनिट पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापते हैं, ऊष्मा जूल से, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की यूनिट बैकुरल होती है। यहाँ पे समांगी मिश्रण के बारे में पूछा गया है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ये एक समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं कि जिसके जो अवयव होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं देखा जाता है। जैसे कि ग्लास में आपने नमक घोल दिया, तो आप नमक घोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो ग्लास के किसी एक पार्ट में घुलेगा जाके नमक, तो पूरे पानी में घुल जाता है। तो इसमें तो जो नमक और पानी का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, और इसके घटकों में जो भी अनुपात रहेगा सब में सेम रहता है। यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, तो वो फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा बदला जाता है। यहाँ पे है कि कार्बोरेटर इंजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कार्बोरेटर इंजन का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। सल्फर ड्रग के बारे में, जो सल्फर ड्रग होती हैं इनको सल्फोनामाइड भी कहते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि ये किसको क्या बोलते हैं। तो जो रेयान होते हैं ये रूपांतरित सेलुलोज होते हैं। एस्पार्टम एक संश्लेषित मधुरक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नियोप्रिन एक विशिष्ट प्रकार का रबड़ है। कुछ क्रांतियों के बारे में था कि जो गोल्डन रिवोल्यूशन है ये बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक, येलो रिवोल्यूशन तिलहन, और ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए होता है। क्वेश्चन था कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये काली खांसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट था कि कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट है। कुछ सेंसस के भी कुछ क्वेश्चन रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के द्वारा किस धर्म का सबसे ज़्यादा भाग नगरीय है, तो जैन धर्म ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा भाग नगरीय है, और ये जैन धर्म पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.4% है। यूपी के मिलियन शहर की बात की गई थी, तो यूपी में कुल 7 मिलियन शहर हैं, और इनको यूपी के बाद जब मैंने इसमें PDF करवाया है और इसकी वीडियोस पड़ी हुई है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें 7 शहर के बारे में बताया गया है। तो इसमें सेट करने के लिए था कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, तो सबसे पहले है कानपुर, उसके बाद है लखनऊ, गाजियाबाद, और नेक्स्ट है आगरा। जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं, तो ये 15 से लेके 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं उनको ज्योग्राफिकली जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में लिया जाता है, और ये कार्यशील जनसंख्या को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाँ, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि कौन कौन से बांध उत्तर प्रदेश में है, तो बांध देखेंगे। अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर में है, अडवा बांध मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड बांध बलरामपुर में है। और यूपी दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, और यूपी दिवस मनाया जाएगा इसकी घोषणा 2018 में की गई थी, और 2018 में ही पहली बार 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया गया था। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, और इसकी स्थापना 1977 में होती है, और 1928 में दुधवा नेशनल पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी माना गया है। करतनिया घाट जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1975 में होती है। और यहाँ पे कुछ ODOP के लिए पूछा गया था कि कौन से ज़िले से क्या है, तो बागपत में होम फर्निशिंग गुड्स है, अमेठी में मूंज उत्पाद है, आगरा में चर्म उत्पाद है, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े हैं, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो अधिक विकसित क्यों है, तो इसका मेन कारण है कि सबसे पहले जो हरित क्रांति हुई थी वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के पार्ट्स में हुई थी, तो वहाँ के जो ज़िले हैं वहाँ पे उत्पादन में और भी बहुत अच्छा रहा क्रांति की वजह से। और वो जो है दिल्ली यानी कि जो हमारी राजधानी है वहाँ से भी सटे हुए वहाँ के ज़िले हैं, और फिर वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसीलिए जो वेस्टर्न यूपी है वो सबसे ज़्यादा अधिक विकसित है।
तो जितने भी जीएस के क्वेश्चंस रहे हैं स्टैटिक पोर्शन से वो मैंने सारे कंप्लीट इसमें कराए हैं। सिर्फ मैंने करंट अफेयर छोड़ दिया है क्योंकि करंट अफेयर हर साल चेंज हो जाता है। लेकिन मैं एक वीडियो ऐसा ज़रूर बनाऊंगी जिसमें ये ज़रूर बताऊंगी कि करंट अफेयर मतलब मोस्टली कहाँ से पूछा जाता है, जिससे एक आइडिया लग सके। तो होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। थैंक यू।